Assalamu alaikum students, welcome to VU Education Hub. Today we are going to discuss the most repeated MCQ of MCM 301 for final term preparation. और इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पोर्शन कवर हो जाएंगे. So let's get started. Our first question is, in which of the following stage of group formation members begin to have conflict and argument? ग्रुप फॉर्मेशन की कौन सी स्टेज में ग्रुप मेंबर्स के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग. जब भी हमारे पास किसी ग्रुप की फॉर्मेशन होती है, कोई ग्रुप बनता है, तो ये 4 स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं. इन स्टेजेस के अगर नाम याद हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन हमारे लिए ईजी हो जाएगी. द फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मिंग स्टेज. फॉर्मिंग स्टेज में क्या होगा, इनिशियली आपकी ग्रुप की फॉर्मेशन हो रही होगी, ग्रुप बन रहा होगा. हेयर द ग्रुप ट्राइज़ टू गेट स्टार्टेड, और इसको हम ग्रुप की ओरिएंटेशन फेज़ कहते हैं. सेकेंड हमारे पास आ जाती है स्टॉर्मिंग स्टेज. स्टॉर्मिंग स्टेज में मेंबर्स, स्टॉर्मिंग इज़ लाइक स्टॉर्म से निकला है, ये तूफ़ान होगा, हलचल होगी ग्रुप मेंबर्स के दरमियान में. ग्रुप मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशंस लेने की कोशिश कर रहे होंगे, इनके दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आर्गूमेंट्स होंगे. थर्ड पे आ जाती है नॉर्मिंग स्टेज. नॉर्मिंग स्टेज में चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती हैं. स्टॉर्मिंग स्टेज में हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स आर्गूमेंट्स अराइज हुए थे, उनकी रिसोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाती है. ग्रुप मेंबर्स थोड़ा एक्सेप्टेंस स्टेज में चले जाते हैं, एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. लास्ट पे आ जाती है परफॉर्मिंग स्टेज, जिसमें आपका ग्रुप इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना शुरू हो जाता है, टास्क गोल्स को अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कौन सी स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्गूमेंट्स होंगे. ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, दैट इज़ द स्टॉर्मिंग. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 2. द सजेस्टेड एवरेज सेंटेंस लेंथ शुड बी अबाउट. आपके पास जो एवरेज सेंटेंस लेंथ है, दैट शुड बी अराउंड 17 to 20 वर्ड्स. अगर इससे ज़्यादा लेंथी सेंटेंस आप लेंगे तो आपके लिसनर्स को ज़्यादा ये बोरिंग कर देगा, ओवरलोडेड सेंटेंस हो जाएगा, लिसनर्स को कंफ्यूज कर देगा, उन्हें समझ नहीं आएगी इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन उन तक कन्वे करने की कोशिश की जा रही है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है. इन राइटिंग गुड न्यूज़ लेटर व्हाट काइंड ऑफ ओपनिंग शुड बी फॉलोड. अगर हम किसी को गुड न्यूज़ लेटर लिख रहे हैं तो हमने फास्ट स्टार्ट ओपनिंग करनी है, हम स्टार्टिंग में उसको गुड न्यूज़ दे देंगे. ऑन द अदर हैंड अगर हम बैड न्यूज़ लेटर लिख रहे हैं तो फिर हमें स्लो स्टार्ट ओपनिंग करनी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 4. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन एक्सेप्ट. एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं. कर्टसी है, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कंप्लीटनेस. ये सब हमारे पास एलिमेंट्स हैं इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के. और ऑप्शंस जो हमारे पास गिवन है, इसमें क्लीनलीनेस इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन का एलिमेंट नहीं है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन. क्वेश्चन 5 है हमारे पास. फिलिंग द ब्लैंक इन्वॉल्व्स गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड इनटू द हेड ऑफ योर रीडर. कर्टेसी, करेक्टनेस, कंसाइजनेस, क्लैरिटी. अच्छा, ये अगर हम इसको इन सब पॉइंट्स को हम बारी बारी देख लेते हैं. कर्टेसी होता है इज़ द रिस्पेक्ट दैट वी शो टू अदर्स. द इंडिविजुअल वाइल सेंडिंग द मैसेज शुड बी पोलाइट, सिंसियर, एंथुजियास्टिक एंड रिफ्लेक्टिव. कर्टेसी का मीनिंग है कि आप रिसीवर के लिए या लिसनर के लिए रिस्पेक्ट शो करो. आपने रिसीवर को माइंड में रखते हुए अपना कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, अपना कोई भी रिटन या वर्बल जो भी कम्युनिकेशन है आप करेंगे. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है करेक्टनेस. करेक्टनेस का मतलब ये है जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं रिटन वर्बल, ये ग्रामेटिकली ठीक है, पंक्चुएशन इसकी ठीक है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और आपने राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज़ किया है. कंसाइजनेस का मतलब होता है शॉर्ट एंड ब्रीफ, कि आप मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में अपना मैसेज कन्वे कर दो. और किसी भी सेंटेंस को कंसाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसमें से इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल दो और रिपीटिशन आपने नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा सेंटेंस कंसाइज नहीं रहेगा, शॉर्ट एंड ब्रीफ नहीं रहेगा. क्लैरिटी का मीनिंग है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन को इतना क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आपके माइंड में जो मीनिंग है एग्जैक्टली वही मीनिंग आप रिसीवर के माइंड में डाल सको. दैट इज़ गेटिंग द मीनिंग फ्राम योर हेड इन टू द हेड ऑफ़ योर रीडर. और ये किस तरह से अचीव होगा, अगर आप प्रिसाइज, कंक्रीट और फैमिलियर वर्ड्स यूज़ करोगे. ऑन द अदर हैंड अगर आप अनफैमिलियर वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दो तो ये रीडर्स को कंफ्यूज कर देगा और क्लैरिटी तक नहीं पहुंच सकेंगे वो.
तो क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक इन्वॉल्व्स गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड इनटू द हेड ऑफ योर रीडर, दिस इज़ नोन एज द क्लैरिटी। क्वेश्चन 6, द वेल रिटन रिज्यूमे हमें पता है CV को कहते हैं, मे इंक्लूड अ परसुएसिवली अरेंज्ड समरी ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब भी हम CV लिखते हैं इसमें हमारा नेम और एड्रेस मेंशन होता है, कैरियर एंड एजुकेशन रिकॉर्ड होता है, एक्सपीरियंस, स्किल्स, अकम्पलिशमेंट, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ फैमिली ट्री इसमें मेंशन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इनएक्सपेंसिव विजुअल एड फॉर अ प्रेजेंटेशन। इनएक्सपेंसिव आपके पास फ्लिप चार्ट्स हैं, बाकी कंप्यूटर, वीडियो, 35 mm स्लाइड्स ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमंग द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ लेटर। अगर हम लेटर के पार्ट्स को देखें तो हम इसको दो में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एसेंशियल पार्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट आपका कम्प्लीमेंट्री है, आपने मस्ट उन चीज़ों को मेंशन करना है। एसेंशियल पार्ट में आपकी हेडिंग आ जाती है, लेटर में आपने हेडिंग बस देनी है, इनसाइड एड्रेस आपने देना है, सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, सैल्यूटेशंस लाइक डियर सर, डियर मैडम, या एंड पे हम योर सिंसियरली, योर फेथफुली लिखते हैं, और मेन बॉडी हम कंपोज करेंगे और लास्ट पे सिग्नेचर एरिया है। ये हमारे एसेंशियल पार्ट हैं लेटर के। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉन एसेंशियल पार्ट्स को देखें, इसमें आपका एड्रेस नोटेशन है, अगर कोई भी आपने रेफरेंस देना है वो नॉन एसेंशियल पार्ट में आएगा, सब्जेक्ट लाइन नॉन एसेंशियल पार्ट में है, इनक्लोजर अगर आप कोई एडिशनल चीज़, एडिशनल कॉपी साथ में अटैच करते हो ये भी नॉन एसेंशियल पार्ट है, पोस्ट स्क्रिप्ट, कॉपी नोटेशन, सेकंड पेज हेडिंग, दीज ऑल आर द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लेटर। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज, डेट एंड हेडिंग ये तीनों एसेंशियल पार्ट हैं और पोस्ट स्क्रिप्ट आपका नॉन एसेंशियल पार्ट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 9, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी व्हेन सबऑर्डिनेट अपडेट देयर सुपरवाइज़र बाय टेलिंग देम अबाउट प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेस। जब सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करें अपने सुपरवाइज़र के साथ, दिस इज़ नोन एज द अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऑन द अदर हैंड अगर सब मैनेजर कम्युनिकेट करेगा लोअर लेवल पे तो इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर दो सेम लेवल के लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दिस इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 10, इन फिलिंग द ब्लैंक एन एक्सटर्नल बॉडी और पर्सन मेक डिसीजन फॉर द ग्रुप, कॉन्सेंसस, कंप्रोमाइज, डिसीजन बाय लेटर, आर्बिट्रेशन। अगर हम वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग देखें तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं डिसीजन मेकिंग की। द फर्स्ट वन इज़ द कंसेंसस। कंसेंसस में क्या होता है, सारे ग्रुप मेंबर्स आपस में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और फाइनली एक डिसीजन पे एग्री हो जाते हैं। कंप्रोमाइज़ में क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स कम टू एग्रीमेंट बाय गिविंग अप सम ऑफ देयर डिमांड। कंप्रोमाइज़ में वो अपने कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं और एक डिसीजन ले लेते हैं। मेजॉरिटी वोट पे वोटिंग करवा लेते हैं, जिनकी वोटिंग ज़्यादा होगी डिसीजन उस साइड पे ले लिया जाएगा। आर्बिट्रेशन में आप कोई भी एक्सटर्नल बॉडी को इलेक्ट करते हो, आप कहते हो कि हम ग्रुप के मेंबर्स तो बहुत नालायक हैं, हमसे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कोई बाहर से सेकंड पर्सन आप बुला लेते हैं जो ग्रुप के लिए डिसीजन बनाता है। एक्सटर्नल बॉडी हम किस में इलेक्ट करते हैं, आर्बिट्रेशन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर वैल्यूज़ ऑफ करेक्टनेस एक्सेप्ट। करेक्टनेस का मीनिंग है कि आपकी कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन प्रॉपर, उसमें ग्रामर हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पंक्चुएशन वाइज ठीक हो, लाउडनेस उसके अंदर नहीं आता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, जबकि ब्रोशर्स आपका प्रिंट मीडिया के अंदर आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स फॉर गेटिंग ऑडियंस अटेंशन एक्सेप्ट। अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ऑडियंस की अटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, अगर स्टोरी से स्टार्ट लेंगे तो उससे भी हम ऑडियंस की अटेंशन ले लेंगे, रिटोरियल क्वेश्चन हम उनसे पूछ लेंगे तब भी हम ऑडियंस की अटेंशन गेन कर लेंगे, स्टार्टिंग स्टेटमेंट से हम अटेंशन गेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टार्टिंग में कंक्लूजन को बता दें कि हमारी समरी, हमारी प्रेजेंटेशन की क्या समरी है, तो उससे ऑडियंस की अटेंशन हम गेन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास, इफ़ेक्टिव राइटर विजुअलाइज द फिलिंग द ब्लैंक बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। जो इफ़ेक्टिव राइटर्स होते हैं वो पहले से ही रीडर्स को विजुअलाइज कर लेते हैं बिफोर दे स्टार्टिंग टू राइट।
क्वेश्चन 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग? अथॉरिटेरियन स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, लेसेस फेयर स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ओके, हमारे हैंडआउट्स में 3 टाइप्स के स्टाइल मेंशन हैं। द फर्स्ट वन इज़ द अथॉरिटेरियन स्टाइल। अथॉरिटेरियन स्टाइल में किसी एक इंडिविजुअल के पास या लीडर के पास अथॉरिटी होगी और लीडर ही डिसीजन बनाएगा ग्रुप मेंबर्स के लिए और ग्रुप मेंबर्स को उससे फॉलो करना होगा। डेमोक्रेटिक स्टाइल्स में ग्रुप मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में और लीडर एक फ़ाइनल डिसीजन लेता है अपने ग्रुप मेंबर्स से डिस्कस करने के बाद। द थर्ड वन इज़ द लेसेस फेयर स्टाइल। लेसेस फेयर स्टाइल में आपका लीडर बहुत लेज़ी होता है, वो कोई खुद से डिसीजन नहीं बनाता है, बल्कि वो ग्रुप मेंबर्स से कहता है कि आप डिसीजन बना लें और लीडर जस्ट उसको अनाउंस कर देगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच लीडर्स आर हैंड्स ऑफ एंड अलाउ ग्रुप मेंबर्स टू मेक देयर डिसीजन। इसमें सारे डिसीजंस ग्रुप मेंबर्स बना रहे होंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ग्रुप मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास डेमोक्रेटिक स्टाइल। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हों। डायलॉग, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, कन्वर्सेशन, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। His black assistant, okay, speaks more clearly than he does. Which kind of biasness this sentence has? इसमें racial biasness यूज़ की गई है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस में देखें तो उन्होंने ब्लैक असिस्टेंस पे फोकस किया है। ब्लैक शोज टू द रेसेस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इसमें, तो रेशियल बायसनेस की बात हो रही है। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ जनरली प्रेफर्ड वाइल प्रेजेंटिंग अ पॉजिटिव और गुड न्यूज़ मैसेज? जब हमने पॉजिटिव या गुड न्यूज़ मैसेज देना है तो हम डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमने कोई नेगेटिव मैसेज देना है तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग आउटलाइन ऑफ गिवन डाटा इज़ डन? प्लानिंग स्टेज, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज, ड्राफ्टिंग स्टेज, एडिटिंग स्टेज। अगर हम इफ़ेक्टिव रिटन स्टेजेस को देखें इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग की, तो हमारे पास टोटल इसकी 5 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में हम अपना पर्पस डिटरमाइन करते हैं, कंसीडर करते हैं अपने रीडर्स को, आइडियाज़ देखते हैं और कंटेंट देखते हैं। सेकंड पे आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग स्टेज। ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में हमारे पास जितना भी डाटा इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, आउटलाइंस दे लेते हैं और अपने डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द टॉपिक्स। थर्ड पे आ जाती है ड्राफ्टिंग स्टेज। ड्राफ्टिंग स्टेज में हम इनिशियली कोई ड्राफ्ट बनाते हैं या सैम्पल प्रिपेयर करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन का, अपने डाटा का। इसमें हम इनिशियल बिगिनिंग पैराग्राफ बनाएंगे, बॉडी कंपोज करेंगे और अप्रोप्रिएट एंडिंग को कंपोज करेंगे। उसके बाद एडिटिंग स्टेज आती है। एडिटिंग स्टेज में हम अपने वर्क को एवेलुएट करते हैं, हम देखते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, रेलेवेंट टू द ऑडियंस है या नहीं है। द लास्ट वन इज़ द प्रूफ रीडिंग स्टेज। प्रूफ रीडिंग स्टेज में हम अपने वर्क की एक्यूरेसी को देखते हैं, इसके फैक्ट्स, फिगर, अमाउंट, नंबर को देखते हैं कि इन सब के लिहाज से, इन सब के अकॉर्डिंगली हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है और इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, मिसस्पेल्ड वर्ड तो नहीं है, टाइपोग्राफिक एरर या फॉर्मेट एट्सेट्रा हम देखते हैं ये सारी चीज़ें इसमें ठीक हैं या नहीं है। तो एडिटिंग आउटलाइनिंग ऑफ गिवन डाटा हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, इन ऑर्डर टू लिसन मोर इफेक्टिवली, अगर हमने ज़्यादा इफेक्टिवली लिसनिंग के लिए जो स्टेप्स हैं, मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, टॉक लेस, पे अटेंशन टू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज़, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, प्रेजेंटेशन थ्रू विजुअल एड्स डिपेंड्स ऑन, अगर हम विजुअल एड्स के थ्रू प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें आपकी कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन होगी, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज आएंगी, फ्लिप चार्ट्स आएंगे, तो इसमें आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है रेदर दैन द प्रेजेंटर। डायग्राम्स आर एक्सीलेंट टू कन्वे ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में डायग्राम यूज़ करते हैं तो इससे इंफॉर्मेशन अबाउट शेप के बारे में हमें आइडिया हो जाता है, इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन अबाउट साइज़, बट डायग्राम्स हमें ऑडियंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हैं। इन रिटन कम्युनिकेशन यूज़ ऑफ एक्टिव वर्ब हेल्प्स मेक सेंटेंसेस मोर, अगर हम रिटन कम्युनिकेशन में एक्टिव वर्ब्स यूज़ करेंगे, दे मेक आवर सेंटेंसेस मोर स्पेसिफिक, मोर कंसाइज, मोर एम्पैथेटिक, सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट वन, दैट इज़ ऑप्शन डी। All of the following are basic truths about human nature except,
ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ बेसिक ट्रुथ्स हैं, इनको हम देख लेते हैं। पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, हम सब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने फ़ायदे को देख रहे होते हैं, अपनी ज़ात के साथ ज़्यादा कंसर्न होते हैं। पीपल आर डिफेंसिव, हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीपल एक्सपेक्ट कर्टेसी, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सब लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। पीपल आर नॉट परफेक्ट, ठीक है, कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है। पीपल डू द बेस्ट दे कैन, और सब अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शंस हैं, मैं हमारे पास है पीपल आर परफेक्ट, ये इसमें नहीं आएगा बिकॉज हमने देख लिया है यूनिवर्सल ट्रूथ ये है पीपल आर नॉट परफेक्ट। BC is an abbreviation of branded copy, before copy, blind copy, blood copy। BC abbreviation है हमारे पास blind copy। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट मैसेज। जब हम इनकम्प्लीट मैसेज देते हैं, लॉस ऑफ सेल्स तो हमारा होगा, लॉस ऑफ गुडविल भी होगा क्योंकि हमने मैसेज ही ठीक से कन्वे नहीं किया है, लॉस ऑफ वैल्यूड कस्टमर भी होगा। गेनिंग गुडविल किसी भी तरह इसमें नहीं आता क्योंकि एक तो हमारा मैसेज ही इनकम्प्लीट है, तो लॉस ऑफ गेनिंग गुडविल तो हम नहीं कर सकते। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ कंसाइजनेस। कंसाइजनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि आपकी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड ब्रीफ होनी चाहिए, मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में होनी चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज़ ऑफ कंसाइजनेस एक्सेप्ट स्टिक टू द पर्पस ऑफ मैसेज। ये ठीक ऑप्शन है। डिलीट द इरेलीवेंट वर्ड एंड रैमलिंग सेंटेंसेस, हम अननेसेसरी इरेलीवेंट वर्ड्स को रिमूव कर देंगे। अवॉइड रेपिटेशन, हम बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे सो दैट हमारी इन्फॉर्मेशन कंसाइज रहे, ब्रीफ रहे। अवॉइड शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये इसका राइट आंसर है क्योंकि शॉर्ट इंट्रोडक्शन को हमने अवॉइड नहीं करना है बल्कि हमने शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेमोग्राफिक फैक्टर। सेक्स, एज, कल्चरल बैकग्राउंड, ये तीनों आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आते हैं। एटीट्यूड इज़ नॉट अ डेमोग्राफिक फैक्टर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 29, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडलाइंस फॉर कर्टेसी राइटिंग एक्सेप्ट। कर्टेसी राइटिंग में क्या है कि आपने रिस्पेक्ट करनी है रिसीवर की, लिसनर की। इंक्लूड मीनिंगफुल अपॉलॉजीज़, ये राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। इंक्लूड कर्टियस वर्ड्स भी हमने यूज़ करने हैं कर्टेसी राइटिंग में। रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर, अगर हमसे कोई क्वेश्चन किया जाता है हमने टाइमली उसको रिस्पॉन्ड करना है। इंक्लूड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इरिटेटिंग एक्सप्रेशन को हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे, हम बल्कि इरिटेटिंग एक्सप्रेशन को रिमूव कर देंगे। अगर हम इसकी ओवरऑल गाइडलाइंस देखें, इंक्लूड मीनिंगफुल अपोलोजाइज, इंक्लूड कर्टियस वर्डिंग, रिस्पॉन्ड इन अ टाइमली मैनर, यूज़ पॉजिटिव वर्डिंग, एक्सक्लूड इरिटेटिंग एक्सप्रेशन। इरिटेटिंग एक्सप्रेशन को हमने निकाल देना है। एंड बाइस फ्री लैंग्वेज यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस पर्सन यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ बिजनेस मैन, क्योंकि आप जो लेटर वगैरह फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इसमें इनके जो ऑनर है वो बिज़नेस वमेन होंगी या बिज़नेस मैन होंगे, तो इसलिए हम बिज़नेस पर्सन की टर्म यूज़ करेंगे। सिमिलरली चेयर पर्सन की टर्म हम यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट डिज़ाइन टू इवोक अ पावरफुल इमोशनल रिस्पॉन्स। स्टार्टलिंग स्टेटमेंट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, द वोकैबुलरी ऑफ इनफॉर्मल राइटिंग इज़। आपकी जो इनफॉर्मल राइटिंग है वो लेस रिजिड है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग ज़्यादा रिजिड है और इनफॉर्मल राइटिंग लेस रिजिड है या लेस डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन 32, द टर्म मेमो स्टैंड फॉर मेल्स, मेमोरेंडम, मैसेज, मैसिव। मेमोरेंडम स्टैंड फॉर मेमो स्टैंड फॉर मेमोरेंडम। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेज ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग में प्लानिंग स्टेज है, ऑर्गेनाइजिंग स्टेज है, ड्राफ्टिंग स्टेज है, थिएटर स्टेज इसकी स्टेजेस में नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, प्लानिंग स्टेज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग। प्लानिंग स्टेज में हम अपना पर्पस डिटरमाइन करते हैं, अपने रीडर को देखते हैं, अपना अप्रोप्रिएट कंटेंट हम चूज़ करते हैं। चूज़ योर क्लोथेस इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। Which of the following is a drawback of using handouts as a spotting tools in presentation? handouts अगर आप यूज़ करेंगे किसी प्रेजेंटेशन में, अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आप पहले से ऑडियंस में हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन की समरी होती है, तो दे एलिमिनेट द नीड फॉर नोट टेकिंग। ये भी होगा। इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर लेट कमर्स, अगर कोई बात में आते हैं तो उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी क्योंकि आपने हैंडआउट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं जिसमें ओवरऑल समरी है। प्रोवाइड एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी ठीक है।
ऑडियंस कैन प्लीज़ जज द प्रेजेंटर और प्रेजेंटेशन। ये इसका ड्रॉबैक आएगा, ऑडियंस को पहले से ही पता चल जाएगा आप कौन सी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर इन द वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। दिस स्टेटमेंट इज़, ये आपके पास गुड न्यूज़ लेटर है, डिसअपॉइंटिंग लेटर है, स्पीकिंग इन्विटेशन लेटर है या डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर है। ये हमारे पास गुड न्यूज़ लेटर की एग्जांपल है, स्टेटमेंट से ही हमें शो हो रहा है। Question 37. While preparing for effective business writing, drafting stage include all of the following except. Drafting stage में हम ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, इनिशियल सैम्पल प्रिपेयर करते हैं, जिसमें अप्रोप्रिएट एंडिंग पैराग्राफ होता है, अप्रोप्रिएट बिगनिंग पैराग्राफ होता है, बॉडी होती है। एडिटिंग इसमें नहीं आएगा क्योंकि एडिटिंग इटसेल्फ एक सेपरेट स्टेज है। Which of the following is a non-verbal cues? Facial expression, eye contact, body language, these all are non-verbal cues. So option D is the right one, that is all of the above. When applied to business message, correctness mean all of the following except. Correctness का मतलब है कि आपकी information, आपकी कम्युनिकेशन, जितना भी आपने डाटा प्रोवाइड किया है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, पंक्चुएशन ठीक है, आपने राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज़ किया है। चेक द फॉन्ट साइज इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ 35 mm स्लाइड। 35 mm स्लाइड का मेजर बेनिफिट ये है कि इन स्लाइड्स को आप इजीली डुप्लीकेट कर सकते हैं और आइडेंटिकल कॉपीज़ मल्टीपल ग्रुप मेंबर्स के पास या मल्टीपल ऑडियंस के पास चले जाएंगे और सबको एक जैसा मैसेज आप डिलीवर कर सकते हैं। Which of the following is defined as 1 or 2 page summary of your skills, accomplishment, education and experience? तो इसको हम resume कहते हैं। Which of the following is a written supplement that you can pass to your audience to provide a summary of your presentation? 35 mm slide, overhead transparencies, flip chart, handouts। तो ये हमने I think पहले भी डिस्कस कर लिया, इसको हम handouts कहते हैं। लास्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कीप कंसाइजनेस इन राइटिंग। अगर हमने कंसाइजनेस रखनी है राइटिंग में तो क्या चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, ये तो ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन, चीज़ों को हमने रिपीट नहीं करना है। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशंस, ये भी ठीक है। एडिंग एक्स्ट्रा एंड अनरिलेटेड मटेरियल, ये इसका राइट आंसर है। अगर हमने इन्फॉर्मेशन को कंसाइज रखना है तो हम उसमें कोई एक्स्ट्रा या अनरिलेटेड मटेरियल ऐड नहीं करेंगे। Okay, this was all about MCM 301 final term preparation. If you like it, please do let me on comment section. मिलते हैं next video में. Till then, Allah Hafiz.